अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए थे। प्रीवियसली हम इनकम टैक्स का जो सिलेबस है बिज़नेस टैक्सेशन का वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद हम इंशाअल्लाह ताला मौज़म मुग़ल की बुक से जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 392 पर आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 392 आप सब लोग बुक्स निकाल लें। ये क्वेश्चन जो है ये बुक से देखते जाइएगा और इसका सोल्यूशन मैं अभी वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, इसको नोट करते जाइएगा। आप बुक का सोल्यूशन कोशिश कीजिएगा कि फ़ॉलो नहीं करें, ये नहीं कि गलत है, बिल्कुल ठीक है बुक का सोल्यूशन, लेकिन उसमें जो तरतीब है वो बुक वाले की अपनी तरतीब है, उस तरह आपके लिए करना ज़रा मुश्किल होगा। तो जिस तरतीब से मैं करवाऊँगा क्वेश्चन की तरतीब से, प्रॉब्लम की तरतीब से, उस तरह से कीजिएगा तो ईज़िली जो है वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने देखना है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ये प्रॉब्लम किस पर्सन से रिलेटेड है, उसका नाम क्या है। तो आपने सबसे पहले उसका नाम लिखना है, मिस्टर मोहम्मद फ़हीम अ सैलरीड इंडिविजुअल। दैन सेकेंडली आपने लिखना जी टैक्स ईयर कौन सा है, वो आपका टैक्स ईयर 2019 ही होगा। टैक्स ईयर एंडेड डेट वो है 30 जून 2019, हर प्रॉब्लम में यही होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रॉब्लम में रेजिडेंट ही होगा और हर प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट भी सेम होगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। चेंज होगा तो सिर्फ नाम बस। तो ये आपने सबसे पहले ऊपर ये 5 लाइंस लिखनी है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 392। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होगा जी, आपने वन बाय वन जो आइटम्स आपको प्रॉब्लम में गिवन है उनको आपने लिखते जाना है। उनकी टैक्स ट्रीटमेंट आपने ऑलरेडी फॉर्मेट में डिस्कस की हुई है, उसे आपने ट्रीट करते जाना है। सबसे पहले देखेंगे आपके पास है इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। तरतीब से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम देखेंगे, फिर बिजनेस इनकम देखेंगे, फिर कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेज। इस तरह ये 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम में बुक पे पेज नंबर 392 पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी लिखी हुई है। अब टैक्स रूल आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सैलरी जो है वो सेक्शन 12 के मुताबिक फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी की आपको अमाउंट दी हुई है 72,000 पर मंथ। 72,000 पर मंथ है। याद रखिएगा कि इनमें आपने जितने भी प्रॉब्लम करने हैं उनकी जितनी भी अमाउंट्स आपने लिखनी है वो सारी एनुअल बेसिस पर लिखनी है, क्योंकि ये टैक्स ईयर के लिए इनकम टैक्स हम निकाल रहे होते हैं। तो हमने इसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पर मंथ सैलरी दी हुई है। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी 8,64,000। अब आपको याद होना चाहिए, जो फॉर्मेट में मैं आपसे डिस्कस करता रहा कि भाई बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है। जो अमाउंट फुली टैक्सेबल होगी उसे आपने आउटर कॉलम में लिख देना है, जो पार्शली टैक्सेबल होगी उसकी ट्रीटमेंट हम इनर कॉलम में करेंगे, और जो फुली एग्जाम्प्टेड होगी उसे भी हम इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे। आउटर कॉलम में हम वही अमाउंट लिखेंगे जो फुली टैक्सेबल होगी। आप देख सकते हैं पेज नंबर 392 पर फर्दर उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी सैलरी स्केल 60,000 से लेकर 90,000 तक। इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, दोबारा देख लें। देखिए लिखा हुआ है 60,000 से लेकर 90,000, ये सैलरी स्केल है 60,000 से लेकर 90,000। इसका मतलब ये है जी कि जब उसने जॉब शुरू करेगा वो या शुरू की होगी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 होगी पर मंथ, और हर साल उसका एनुअल इंक्रीमेंट 6,000 उसे दिया जा रहा होगा, और मैक्सिमम इस स्केल की सैलरी जो है वो 90,000 होगी। हमने जो टैक्स ट्रीटमेंट के हवाले से ये बेसिक सैलरी ट्रीट करना है। बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, हर जो मिनिमम टाइम स्केल है स्टार्टिंग सैलरी में हर साल का इंक्रीमेंट आप ऐड करते जाएं तो इस तरह बेसिक सैलरी आ जाती है। बहरहाल आपको क्वेश्चन में ये गिवन है। अगर अभी तक आप इसे नोट नहीं कर रहे तो इसे साथ साथ नोट कीजिएगा। और सेकेंडली अगर अभी तक आपने बुक्स अपने सामने नहीं रखी हुई तो बुक सामने ज़रूर रखें, क्योंकि बुक के बगैर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। सेकेंड अमाउंट है जी, सेकेंड इनकम है उसकी, इनकम हम सैलरी में ही आती है, दैट इज़ बोनस।
बोनस के बारे में भी आपने पढ़ा है कि बोनस भी फुली टैक्सेबल होता है। बोनस की अमाउंट आपको गिवन है जी 1,44,000 फुली टैक्सेबल है, आउटर कॉलम में लिखनी है। थर्ड इनकम है जी एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये भी फुली टैक्सेबल है। तो जो भी अमाउंट फुली टैक्सेबल है उसे आपने आउटर कॉलम में लिखना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 45,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद फोर्थ इनकम है जी इनकम फ्रॉम सैलरी में जो आ रही है, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको ये इंडिविजुअली गिवन है, इसके साथ हाउस से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड कोई और बेनिफिट गिवन नहीं है, तो हाउस रेंट अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल होता है। अब हमें इस प्रॉब्लम में हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट नहीं बताई हुई, जबकि उसने सिर्फ बताया हुआ है जी 50% अगर आप ले लें किसका, ये भी उसने साथ लिखा हुआ है 50% आप ले लें, 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। ये टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट के बारे में वो बता रहा है कि अगर आप 50% ले लें किसका 50%, अगर आप 50% ले लें किसका, मिनिमम टाइम स्केल का, 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। तो मिनिमम टाइम स्केल का 50% लेने से आपके पास हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट आ जाएगी। टैक्स ट्रीटमेंट इसकी आपने याद रखनी है कि इसकी टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो कितनी है। इसकी टैक्स ट्रीटमेंट ये है जी, ये फुली टैक्सेबल है। मिनिमम टाइम स्केल देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था 60,000 है पर मंथ। अगर 60,000 पर मंथ है तो आपने एनुअल फिगर ही लेनी है। एनुअल फिगर आती है 7,20,000। 60,000 मिनिमम टाइम स्केल है, स्टार्टिंग सैलरी उसकी जो है वो 60,000 है, और आपने उसे 12 से पहले मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी 7,20,000। उसका 50% आपने लेना है। तो 7,20,000 जो है इसका जब 50% आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3,60,000। दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस हो गया 3,60,000। ये फुली टैक्सेबल है। जब आप 7,20,000 का 50% लेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। तरतीब से, क्वेश्चन की तरतीब से चलते जाएँ। पाँचवीं आइटम है क्वेश्चन में, दैट इज़ कन्वेंस अलाउंस। अब कन्वेंस अलाउंस के बारे में भी आपने पढ़ा है कि कन्वेंस अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल होता है। इसकी टैक्स ट्रीटमेंट भी आपने खुद याद रखनी है। 80,000 फुली टैक्सेबल है, इसे आउटर कॉलम में लिख दें। उसके बाद आगे आ जाएं आप, तो 6th आइटम लिखी हुई है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर मतलब, इसका मतलब ये है एम्प्लॉय का टैक्स है और वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। बेनिफिट है ना कि एक एम्प्लॉयर आपको ये बेनिफिट दे रहा है कि आपका टैक्स वो पे कर रहा है, तो आपके लिए बेनिफिट है। इसकी दो ट्रीटमेंट होनी है, एक इसको यहाँ पर मार्क कर लें, एक जब आप क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हों। देखिए हम क्वेश्चन रीड आउट कर रहे थे ना, हम क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसके ऊपर भी हल्का सा निशान इस तरह से लगा लेना है ताकि हमें याद रहे कि भाई इसकी एक और ट्रीटमेंट है। इसकी एक और ट्रीटमेंट क्या है, आपने लास्ट लेक्चर लिया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 8 स्टेप है टैक्स फॉर्मेट का, टैक्स पेबल कैलकुलेट करने का। वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो टैक्सेस जो आप पे कर चुके होते हैं वो सबसे एंड पर हमें माइनस कर देते हैं। तो ये भी जो टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ये भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, इसको भी हमने एंड पर माइनस कर देना है। तो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है जी, 10,000। ये भी टैक्सेबल है, बेनिफिट है। उसके बाद 7th आइटम है ज़कात। ज़कात पर आप हल्का सा मार्क कर लें क्योंकि ज़कात डिडक्टेड जो है ये टोटल इनकम में से माइनस होनी है। इसको भी मार्क कर लिए। दो चीज़ों को अब तक हमने अपने क्वेश्चन पेपर पर या बुक पर आपने मार्क कर लिए। 6th आइटम क्योंकि इसकी दूसरी ट्रीटमेंट भी है, और 7th आइटम ज़कात डिडक्टेड क्योंकि इसकी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होनी। उसके बाद 8th आइटम है जी रीइम्बर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल्स। रीइम्बर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल्स मतलब आपको वापस कर दिए गए हैं। रीइम्बर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल्स, ये इंटरनेट बिल्स आपने
पे किए थे लेकिन आपको इनकी अमाउंट वापस कर दी गई है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफिशियल यूज़। अब अगर भाई ये ऑफिशियल यूज़ है ना, तो जितना इंटरनेट बिल आपने पे किया है ये आपका एक्सपेंस था लेकिन रीइंबर्स हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, दैट्स वाई इट इज़ फुली एग्जाम्प्ट, तो हम इसे इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे क्योंकि ये फुली एग्जाम्प्ट हमने टैक्स रूल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद 9th आइटम है जी एनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव। आपको लीव्स मिली थी, आपने वो लीव नहीं ली, नहीं अवेल की, एनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स। आपने छुट्टियां नहीं की, वो लीव अवेल नहीं की, आपने उसका कैश ले लिया, दैट इज़ योर इनकम फ्रॉम सैलरी और ये फुली टैक्सेबल है 25,000। 10th आइटम पर आए, दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री लोन। पहले ही वो बता रहा है भाई इंटरेस्ट फ्री है कि आपसे आपका एम्प्लॉयर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा लोन पर। तो लोन के हवाले से सबसे पहली अमाउंट ये देखनी, सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि लोन के हवाले से ये टैक्स रूल है कि अगर लोन की अमाउंट अप टू 10 लाख है, 10 लाख या 10 लाख से कम है तो इसकी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं पेज नंबर 392 पर 10th नंबर आइटम है, लोन की अमाउंट है 12 लाख। तो लोन की अमाउंट क्योंकि 12 लाख है तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट होनी है। क्या ट्रीटमेंट होनी है? क्योंकि वो आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आपको बेनिफिट हो गया 10% का। 10% इज़ बेंचमार्क रेट, वो इस साल के लिए आपके पास 10% है। ये आपने ख़ुद याद रखना है, क्योंकि आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा तो 10% रेट से आपने बेनिफिट आपको हुआ है, आपका वो इंटरेस्ट सेव हो गया है क्योंकि आपसे कंपनी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो आपने लोन की अमाउंट अगर 10 लाख से ज़्यादा हुई और आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा तो आपने इसका 10% लेना है, या आपको बेनिफिट हो गया, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट आइटम है जी मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस के बारे में बड़ा मोहतात आपने रहना है क्योंकि मेडिकल अलाउंस जो है इसकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। कब? अगर मेडिकल अलाउंस के साथ कोई मेडिकल की फ़ैसिलिटी भी मिल रही हो। मेडिकल के बारे में आपने पढ़ा है कि मेडिकल फ़ैसिलिटी मेडिकल अलाउंस की शक्ल में मिल सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में मिल सकती है, या मेडिकल बिल्स रीइंबर्समेंट की सूरत में मिल सकती है कि मेडिकल बिल्स आपको रीइंबर्स कर दिए जाएं, आपको वापस कर दिए जाएं। तो अभी फ़िलहाल हम जो देख रहे हैं जी मेडिकल अलाउंस, इस प्रॉब्लम नंबर 1 में मेडिकल अलाउंस सिंपल गिवन है, इसके साथ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो मेडिकल अलाउंस का टैक्स रूल ये है कि मेडिकल अलाउंस एग्जैम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 8,64,000। तो रूल ये है कि बेसिक सैलरी का 10% एग्जैम्प्ट होगा। अब बेसिक सैलरी आप देख रहे हैं जी, बेसिक सैलरी आपके पास है 8,64,000, उसका 10% एग्जैम्प्ट है। तो 8,64,000 का 10% लेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 86,400, ये एग्जैम्प्ट है। तो मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं होता, ये अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जैम्प्ट होता है। हमने जब 10% बेसिक सैलरी का माइनस किया तो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट बचेगी 8600। ये टैक्सेबल होगा, जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगी उसे हम आउटर कॉलम में लिखते जाएंगे। आप लोग बुक पे नज़र रखिएगा, आप नोट कर रहे हैं, हम हर चीज़ तरतीब से लेकर चल रहे हैं। उसके बाद है फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। 12th आइटम है फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। ये भी आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है, फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रंस। एम्प्लॉय के बच्चों के लिए उसे एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है। फिक्स एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन जो है ये फुली टैक्सेबल होता है अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड ना करे, और हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फिक्स एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन जो है ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इसे भी हमने आउटर कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी फिक्स एजुकेशन अलाउंस के बाद लिखा हुआ है 13th आइटम है
टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इनकम नहीं है। हम यहाँ पर इनकम्स का फ़ैसला कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम एग्जैम्प्ट है, किस इनकम का कितना हिस्सा एग्जैम्प्ट है और कितना हिस्सा टैक्सेबल है। ये जो 13th आइटम है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 392 पर, इसमें लिखा हुआ है टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ। टेलीफोन बिल पे कर रहा है एम्प्लॉय अपने, कोई रीइंबर्समेंट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, ये कोई इनकम नहीं है, तो हमने तो इस फॉर्मेट में इनकम्स को लिखना है। तो ये जो लिखा हुआ है टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं। मैंने बताया था यहाँ पर हम सिर्फ इनकम लिखेंगे जो या तो टैक्सेबल होंगी या एग्जैम्प्ट होंगी, या उनका कुछ पोर्शन टैक्सेबल और कुछ पोर्शन एग्जैम्प्ट होगा। ये इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, ये नहीं लिखा जाएगा। हाँ, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल 2500। तो बुक पर क्वेश्चन पेपर पर आप इसको हल्का सा मार्क कर लेंगे। देखिए मैंने अभी तक 3 मार्क किए हुए हैं। एक ये पॉइंट नंबर 6 को टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी आना है। पॉइंट नंबर 7 ज़कात को मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट अभी हमने करनी है, इसको हमने छोड़ दिया, बाकी सब ट्रीटमेंट्स हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 13 में ये टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल, टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल जो है ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में लिखा जाना है। तो इसकी ट्रीटमेंट भी हमने अभी पेंडिंग कर दी, तो इसको भी मार्क कर ली ताकि ये मिस ना हो जाए। पॉइंट नंबर 14 देखें, इसको भी हम मार्क करने लगे हैं। ये लिखा हुआ है टैक्स पेड ऑन कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, टैक्स जो आपने बैंक से कैश विदड्रॉ करवाते वक्त पे किया था, ये भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, इसको भी मार्क कर लेते हैं जी हम। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 15 पर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 15 है जी होटल बिल्स पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू द ऑफिशियल ड्यूटीज़। होटल बिल्स कंपनी ने पे किए हैं, लेकिन वो होटल बिल्स आप किसी लेयर टूर पर नहीं थे, वो ऑफिशियल टूर था। होटल बिल्स पेड बाय कंपनी, कंपनी ने पे किया, बेनिफिट तो है ऑन ऑफिशियल टूर, लेकिन वो टूर जो है वो ऑफिशियल टूर था। दैट्स वाई जो कंपनी ने होटल बिल्स पे किए हैं ये फुली एग्जैम्प्ट होंगे। 55,000 है, ये फुली एग्जैम्प्ट होंगे, तो हम इसको इनर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 16 पर, वो है यूटिलिटी अलाउंस। यूटिलिटीज़ अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा है, गैस, बिजली, पानी, टेलीफोन की सहूलत, उसके जो बिल्स आपकी कंपनी आपके पे कर देती है, दोज आर फुली टैक्सेबल। यूटिलिटीज़ अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल होता है जी। यूटिलिटीज़ अलाउंस की अमाउंट है आपके पास 20,000, फुली टैक्सेबल है। फर्दर मूव करते हैं जी, लास्ट आइटम है क्वेश्चन की तरतीब के लिहाज से, वो है 17th आइटम। लिखा हुआ जी टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। देखें इसके बारे में भी हमने टैक्स रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऐसा एसेट कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, टीवी, रेफ्रिजरेटर या कोई और एसेट जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, अगर तो हमेशा के लिए प्रोवाइड कर दे तो इन टीवी, रेफ्रिजरेटर या कोई और एसेट जो है उसकी वैल्यू फुली टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वो यूज़ के लिए दे कि जितनी देर आप जॉब कर रहे हैं उतनी देर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रूम में, अपने घर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपको साथ उसकी डेप्रिसिएशन ज़रूर देगा। इससे डेप्रिसिएशन रेट के देने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो एसेट्स हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर या और कोई फैसिलिटी है, ये हमेशा के लिए हमारी नहीं हुई, सिर्फ हमें यूज़ करने के लिए मिली है। तो इसकी टैक्सेबिलिटी फिर इस तरह से होगी कि जितना डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा हम वो एसेट की वैल्यू पर अप्लाई करेंगे। तो 1 साल आपने इस्तेमाल किया तो 1 साल की डेप्रिसिएशन समझा जाएगा कि 1 साल आपने उसको इस्तेमाल किया, तो 1 साल की जितनी डेप्रिसिएशन हुई है वो आपने उससे बेनिफिट गेट किया है, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन ले लेंगे। तो यहाँ पर भी यही ट्रीटमेंट होनी है जी। टीवी और रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड, कोई भी चीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड करे, वो आपने देखना है इस क्राइटेरिया के मुताबिक कि वो हमेशा के लिए प्रोवाइड की जा रही है या फॉर यूज़ प्रोवाइड की जा रही है। उस छोटा सा एक ट्रिक ये है जी, आप देख लें कि अगर वो उसकी डेप्रिसिएशन दी हुई है तो इसका मतलब है सिर्फ यूज़ करने के लिए प्रोवाइड की जा रही है।
तो 1,30,000 का वो टीवी एंड रेफ्रिजरेटर था, उसकी 20% डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, उसका 20% डेप्रिसिएशन रेट उस पर अप्लाई करें तो 26,000 वैल्यू आएगी, ये टैक्सेबल हो जाएगी। इससे ये पता चला भी हमने उसे यूज़ कर लिया, 1 साल में 26,000 रुपये का हमने इस्तेमाल कर लिया, वो टैक्सेबल हो गई अमाउंट। तो यहाँ तक देखें हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमें इनकम फ्रॉम सैलरी की ही सिर्फ आइटम इस पूरे क्वेश्चन में मिली हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 है, तो इसमें सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी की ही आइटम थी। 4 आइटम्स को हमने जो है वो पेंडिंग किया हुआ है कि वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आती, तो हमने उसको पेंडिंग कर दिया, उनकी ट्रीटमेंट बाद में होनी है, तो हमने कहा जी बाद में करेंगे। तो यहाँ तक आपने टोटल कर लेना है, क्योंकि यहाँ तक आप इनकम फ्रॉम सैलरी की सारी इनकम लिख चुके हैं, तो यहाँ तक आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगी टोटल सैलरी इनकम। इन अमाउंट्स का टोटल करें, शाबाश, इन अमाउंट का आप टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 17,52,000। बुक के टोटल पर आपने रिलाई नहीं करना, गलती हो सकती है, आपने ख़ुद कैलकुलेटर से टोटल करना है। तो आपके पास इन सब अमाउंट्स को टोटल करने के साथ आ गया, टोटल सैलरी इनकम आ गई 17,52,000। अब टोटल सैलरी इनकम के बाद हमें हेडिंग देनी है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, फिर इनकम फ्रॉम बिज़नेस, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज। देखिए हमने जब इनकम फ्रॉम सैलरी लिख रहे थे, हमने 1 से लेकर 17 तक सारी आइटम पढ़ लिए हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन में कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इनकम फ्रॉम बिज़नेस नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, कोई अदर सोर्स नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमारी यही टोटल सैलरी इनकम ही हमारी टोटल इनकम है, यही हमारी टोटल इनकम है। हमें पता है क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, यही हमारी टोटल इनकम है 17,52,000। अब टोटल इनकम जब आपके पास आ जाती है, क्योंकि यही सैलरी इनकम ही टोटल इनकम है, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है इस शख्स की, ना इनकम फ्रॉम बिज़नेस है, ना कैपिटल गेन है, ना अदर सोर्स है। तो अब हमने क्या करना है जी, टोटल इनकम में से 5 चीज़ें हमें पता है कि हम माइनस करते हैं, डिडक्शन अलाउड। उनमें ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड है, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 है, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फ़ंड है, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पे बाय एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पे करता है वो हम माइनस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ज़कात डिडक्टेड। जो हमने 4 चीज़ें मार्क की हुई थी ना, उनमें से एक ज़कात डिडक्टेड भी थी। तो ज़कात डिडक्टेड हमारे पास है 1,80,000, इसको हम टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे, क्योंकि और कोई डिडक्शन हमारे पास नहीं है। तो ज़कात डिडक्टेड को जब हम टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 17,52,000 में से 1,80,000 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ जाएगी 15,72,000। सॉरी, ये हमारे पास आ रहा था जी 17,56,200, 52,600। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 15,72,600। 15,72,600। अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में हमने ऐड करना होता है जी शेयर फ्रॉम एओपी। इस क्वेश्चन में कोई शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है, हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया है। शेयर फ्रॉम एओपी होता तो हम उसमें ऐड करते तो हमारे पास आती टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब क्योंकि शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस भी आपके पास नहीं होगी। तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ही आपकी फ़ाइनल इनकम है, उसके नीचे आपने डबल लाइन लगा देनी है, क्योंकि इसमें अब कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होनी। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंप्यूटेशन का डायरेक्ट स्टेप अप्लाई होगा जी, यहाँ पर हमने इसी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। हमने
इसी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, आपके पास बुक में भी टैक्स रेट का टेबल है, आपके पास जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें भी है। देखें जी यहाँ पर ये टैक्स रेट का टेबल है, इसमें देखें आपकी इनकम 15,72,600 किस स्लैब में आ रही है। तो ना ये पहली स्लैब में है, ना दूसरी में है, ना तीसरी में है, ये फोर्थ स्लैब में आ रही है। फोर्थ स्लैब की रेंज 12 लाख से लेकर 25 लाख तक है। फोर्थ स्लैब की रेंज 12 लाख से लेकर 25 लाख है, जिसमें ये कहा गया है कि 5% टैक्स होगा अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। पेज नंबर 391 है, उस पर आप देख सकते हैं। 5% टैक्स है 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है। तो ये हमने टैक्स रेट के टेबल से देखा तो हमें पता चल गया कि 15,72,000 का टैक्स कितना बनता है कि 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है, आपकी इनकम है 15,72,600, ये 12 लाख से कितनी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है जी 3,72,600। इस 3,72,600 पर टैक्स का रेट अप्लाई होना है जी 5%। टैक्स का रेट इस पर 3,72,600 पर 5% अप्लाई होगा तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 18,630। दैट इज़ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल, पहले टैक्सेबल इनकम थी, अब हमने उस पर टैक्स निकाल लिया तो ये एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया 18,630। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक्चुअल टैक्स पेएबल के बाद थर्ड स्टेप था ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक की कोई इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है, इस प्रॉब्लम में नहीं है। फोर्थ स्टेप क्या था जी, सीनियर सिटीज़न और डिसेबल पर्सन को रिबेट देनी है, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। फिफ्थ स्टेप था आपने टीचर्स रिबेट देनी है, वो भी नहीं है। सिक्स स्टेप है जी आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट देना है, वो भी नहीं है। सेवन्थ स्टेप था जी एवरेज रिलीफ, वो भी नहीं है। हाँ, 8 स्टेप की अमाउंट्स आपके पास हैं, वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेस कर दें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स पेड इन एडवांस। वो टैक्सेस जो आप ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके हैं, अब वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। हमने चीज़ों को मार्क किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे जी। जैसे हमने लिखा हुआ जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हमारा टैक्स जो है हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हुआ है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर की अमाउंट है 10,000। उसके बाद टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल, टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल को हमने मार्क किया हुआ है, वो हमने पे कर दिया हुआ है 2500। उसके बाद टैक्स पेड ऑन कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, ऑन कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये हमने पे कर दिया हुआ है। तो वो टैक्सेस जो हम पे कर चुके हैं, हम अपने टैक्स पेएबल में से वो टैक्सेस जो हैं वो माइनस कर देंगे। उनकी अमाउंट बनती है 16,500। देखें अब इन तीनों को ऐड करें तो अमाउंट बनती है 16,500। इसको माइनस कर दें, एक्चुअल टैक्स पेएबल में से टैक्स पेड इन एडवांस जो है ये माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। तो 18,630 में से 16,500 माइनस करेंगे तो आपके पास 2,130 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। तो इस तरह ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके आंसर्स का इंशाअल्लाह ताला मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम अपना लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।